नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये आस्था आईएएस पब्लिकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट है। तो ये प्रथम प्रैक्टिस सेट है। ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और इसकी खास विशेषता देखें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मौजूद हैं और सॉल्यूशन भी दोनों मीडियम में, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसकी विशेषता है। तो देखते हैं आज के इन्हीं के प्रैक्टिस सेट को। पहले प्रश्न को आगाज़ करते हैं। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है किससे? तो सिलेरू ऊर्जा संयंत्र ये जो दो प्रकार की हैं। ऊपरी सिलेरू ऊर्जा संयंत्र जो कि आंध्र प्रदेश में है और निचली सिलेरू ऊर्जा संयंत्र जो कि तेलंगाना में है। और ये जल विद्युत से संबंधित है। जल विद्युत शक्ति है सिलेरू ऊर्जा संयंत्र। अगला सवाल देखें। भारत में कितने तरह के मरुस्थल हैं? तो आपको बता दें कि भारत में कुल 3 प्रकार के मरुस्थल हैं। और एक मरुस्थल है उष्णकटिबंधीय, एक है उपोष्णकटिबंधीय और एक है शीत। एक शीत है, एक उष्ण है और एक उपोष्ण है। अगले सवाल को देखें। अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। अफ्रीका के जो पूर्वी तटों पर देश हैं तो उन्हीं देशों को जो है दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार करना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मोजाम्बिक, फिर आ जाएगा तंजानिया, फिर आ जाएगा केन्या, फिर उसके बाद सोमालिया। तंजानिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया। मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, यानी 1 2 3 4 आपका जो है सही ही मिला हुआ है। अगले सवाल को देखें। भारत में सबसे अधिक कोरल रीफ किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे अधिक कोरल रीफ की बात करें तो भारत में कुल 5790 कोरल रीफ में जो है लक्षद्वीप में जो है सर्वाधिक हैं। तो ये जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सुंदरवन या फिर मैंग्रोव वन जिसे कहते हैं तो ये पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि ये सुंदरवन या फिर मैंग्रोव वन ये डेल्टाई क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। अगले सवाल को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है प्रमुख दर्रे दिए हैं भारत के और एक तरफ जो है संपर्क जोड़ने वाले 2 देश दिए हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो ज़िला कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है तो कश्मीर से लद्दाख को जोड़ती है। और नाथोला की बात करें तो नाथोला ये सिक्किम से चीन तिब्बत को जोड़ती है। और शिवकिला हिमाचल प्रदेश से चीन यानी तिब्बत को जोड़ती है, शिमला से तिब्बत। और ये लिपू लेख जो है ये उत्तराखंड से चीन यानी तिब्बत को जोड़ती है। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगले सवाल को देखें। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है। भाबर मृदा जो खुरदुरे दानों से बनी हुई है। तो भाबर मृदा जो कि खुरदरे दानों से बनी हुई है तो ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये शिवालिक में पाई जाती है, यानी कि तराई के उत्तर शिवालिक क्षेत्र में। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य तो ये है कर्नाटका। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि ह्रासमान प्रकृति की है और उसका महत्व लगातार घटता जा रहा है? तो ये अगर कृषि की प्रकारों को देखेंगे कि जो कृषि ह्रासमान प्रकृति की है और लगातार घटता जा रहा है तो ये है आपका स्थानांतरण कृषि जो कि पहाड़ी इलाकों में ढालों पे किया जाता है। तो अगले सवालों को देखें। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बन गया? तो ये जो है बारबाडोस, इन्होंने अपने यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति चुन लिया गया है और ये ब्रिटिश से जो है मुक्त हो गया है। अगले सवाल को देखें। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून तो एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का फैसला लिया है? तो ये देश है अमेरिका। अगला सवाल देखें। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की? तो हाल ही में अगर आप देखेंगे तो विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल लगाया है श्रीलंका ने। अगला सवाल है
गगन नेविगेशन का उपयोग करके उतरने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई? तो गगन नेविगेशन के जो है उपयोग से उतरा था और एशिया के पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो। अगला सवाल है ABPMJAY SEACHAT। तो ABPM सेहत योजना के तहत 100% जो है हाउस होल्ड को कवर करने वाला भारत का पहला ज़िला कौन सा बन गया है? तो ये पहला ज़िला बन गया है आपका सांबा ज़िला। तो आपको बता दें कि ये जो है इस तहत यानी कि 100% हाउस होल्ड को कवर करने वाला बन गया है सांबा ज़िला, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं ये सांबा ज़िला। अगले सवाल को देखें, किस राज्य कैबिनेट ने देश के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया है वो महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा दिया गया। अगले सवाल को देखें, भारतीय नौसेना का जहाज़ गोमती अब किस शहर में स्थित होगा क्योंकि इसकी सेवा समाप्त हो गई? तो इसकी सेवा समाप्त हो गई है। भारतीय नौसेना का जहाज़ था गोमती। आपको पता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे हैं? तो गोमती। तो ये गोमती में ही इसको जो है स्थित किया गया है। किस देश ने उबेर कप 2022 जीता है? तो उबेर कप जो है 2022 दक्षिण कोरिया ने जीता है। अगर थॉमस कप देखेंगे 2022 तो भारत इंडोनेशिया को हराकर जीता था और उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में भारत ने कुल 25 पदक लिया था और पहले स्थान पर रहा था। 25 में अगर बात करेंगे तो 12 स्वर्ण था और ये जो है 7 रजत था और 6 जो है कांस्य पदक था। अगले सवाल को देखें, किन दो संगठनों ने संयुक्त रूप से सहायक प्रौद्योगिकी GREAT पर पहली वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च किया? तो पहली वैश्विक रिपोर्ट जो है लॉन्च किया है और ये संयुक्त रूप से सहायक प्रौद्योगिकी पर, तो ये है WHO और यूनिसेफ। अगले सवाल को देखें, 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है? तो 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीका की जो मंजूरी दी गई है वह है कोवैक्सीन। आपको बता दें कि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और कोवैक्सीन जो है बायोटेक हैदराबाद और स्पुतनिक भी जो है ये रसिया की है। अगले सवाल को देखें, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC की बैठक में NAVIC नेविक ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया? तो ये लॉन्च करने वाले कौन हैं? तो ये मंत्रालय हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक में नेविक ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 वाला जो दिया गया था वो तंजानिया का था अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अगले सवाल को देखें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो ये व्यक्ति हैं SS मुद्रा। तो SS मुद्रा विक्रमजीत सेन के जगह लिए हैं। तो वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं SS मुद्रा। अगला सवाल है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया? तो सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2021 का खिताब बांग्लादेश ने जीता और भारत को ही हरा कर जीता। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर नवीनतम शोध के अनुसार यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर जो है सकल घरेलू उत्पाद का 0.25% है, 0.25%। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज सिंधु और ये भारत के हैं। उसके बाद बात करें मिस वर्ल्ड 2021 तो ये था कैरोलिना बिलावास्का। अगले सवाल को देखें, हाल ही में कोंकण रेलवे जो कि रोहतक से मंगलुरु तक है, तो कोंकण रेलवे निगम किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चर्चा में था?
तो कोंकण रेलवे जो है 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला बन गया है, इसलिए यह वर्तमान में चर्चा में रहा था। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वाडोर। अगला सवाल है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात राज्य में। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो ये करने वाले ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने जीती है। और अगला सवाल देखें, मध्य प्रदेश के निम्न शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को जो है पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये पहला राज्य है कर्नाटका। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि 5 की जो है मारक क्षमता कितना है? तो 5000 किलोमीटर हैं। अगले सवाल को देखें, हाल ही में अभ्यास विमान का परीक्षण हुआ। तो अभ्यास विमान का परीक्षण हुआ, यह किसके लिए निर्मित किया गया है, यानी किसके द्वारा यह निर्मित किया गया था अभ्यास विमान? तो ये निर्मित किया गया था DRDO के द्वारा। अगले सवाल को देखें, हाल ही में एक नए मैसेजिंग ऐप एसिग्मा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एसिग्मा को लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने वाली पहली हिंदी फिक्शन कृति कौन सी है? तो ये है रेत का मकबरा। पहली हिंदी कृति है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया और मिला भी 2022 ईस्वी में। और 2021 में तो आपको पता है कि डेविड डायोब को मिला था, फ्रांस के थे। और ये इंडियन व्यक्ति हैं गीतांजलि श्री, जिन्हें 2022 का जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है। यीस्ट का प्रयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है, ये बात सत्य है। जीवाणुओं में झिल्ली से जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक होता है, ये गलत है। सत्य केंद्रक नहीं होता है जीवाणुओं से जुड़ा हुआ, तो ये गलत है। और विषाणु केवल अन्य जीवों को जीवित कोशिका के अंदर रहकर ही प्राकृतिक हो सकते हैं। तो विषाणु जीवित और अजीवित दोनों में रहते हैं। जीवित में जीवित की तरह व्यवहार करते हैं और अजीवित में अजीवित की तरह। और कहता है लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, ये तो सत्य ही है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि असत्य है। जीवों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो जीवों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ये आपको पता है कि DNA से संबंधित है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, और ये लक्षणों के जनकों से संतति में ले जाता है। लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। एक परमाणु के किस भाग से विद्युत धारा उत्पन्न होता है? तो परमाणु के भाग से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, तो ये ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगले प्रश्नों को देखें, हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है? तो हीमोफीलिया विटामिन के की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड यानी स्कर्वी बीमारी को दूर करने में, और विटामिन ए की कमी से आपको पता है कि रतौंधी होता है। अगले और विटामिन B1 की कमी से बेरी। अगले सवाल को देखें, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत देखेंगे तो वाहनों के इंजन चलने से और कोयला जलाने से होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाहनों के इंजन और कोयला जलाने से। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन में जाएंगे तो 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में तो 37 डिग्री C। इस प्रकार से होता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो वास्तविक फल जिसका जो है जिनकी उत्पत्ति अंडाशय से होगी तो वो हो जाएगा वास्तविक फल, जो कि जिसकी उत्पत्ति जो है
दलपुंज, बाह्य दलपुंज या फिर पुष्पासन से होगा वो असत्य फल हो जाएगा। तो आम जो है सत्य फल है जी, क्योंकि इसका मध्य फल भित्ति खाया जाता है। कटहल, नाशपाती, सेब ये सब असत्य फल के उदाहरण हैं। लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है मुख्य उद्देश्य इसका है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से। अगले सवाल को देखें। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। तो धनुष जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? तो संचारी रोग है एक तपेदिक जो है यह एक संचारी रोग है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की खोज किसने किया? तो ये जो है जेन इंगेज हाउस ने किया। जेन इंगेज हाउस ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की खोज किया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था मेल्विन केल्विन को। एम्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो एम्पेरगिलस का प्रयोग जो है अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है, पेय पदार्थ बनाने के लिए। अगले सवाल है, सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज हुई? तो सबसे पहले पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज किया गया था डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में से कि वास्तविक विलयन का उदाहरण है? तो वास्तविक विलयन का उदाहरण जो है तो ये हो जाएगा जल में चीनी का घोलना। तो ये वास्तविक विलयन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होता है और सबसे बड़ी जो है दूसरी ग्रंथि अग्नाशय होता है, जो कि मिस्टर जो ग्रंथि है मिस्र ग्लैंड। और ये जो है अगर अग्नाशय की बात करें तो यानी ये दोनों प्रकार की होती हैं। अगला सवाल है, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका तो ये होती है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बोले तो WBC, क्योंकि इन्हीं का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। अगले सवाल को देखें। नोबेल गैसें हैं, तो नोबेल गैसें क्या हैं? तो नोबेल गैस जो है एक प्रकार से मोनो एटॉमिक होते हैं और 6 नोबेल गैस हैं। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पर आधारित हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक बेरेक और हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट ये सब जो है पास्कल के नियम पर आधारित हैं। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? तो दिए गए विकल्प में भूकंप तरंग जो है अनुदैर्घ्य है और ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य होती है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आदर्श रहेगा आमीटर का प्रतिरोध तो 0 होना चाहिए। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होते हैं काय, क्योंकि जहाँ पर लाइकेन उगते हैं वहाँ जहाँ पर जो है वायु प्रदूषण होते हैं वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। अगला सवाल है, बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, इसका कारण क्या है? तो बादल के कण जो है पृथ्वी से आकाश से धीरे धीरे पृथ्वी पर आते हैं हवा में संयामता के कारण से। अगला सवाल है, SI प्रणाली में कितनी आधार इकाई हैं? तो अगर SI प्रणाली में देखेंगे तो इकाइयों की संख्या जो है 7 होते हैं। अगले सवाल को देखें। ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑक्सीकरण को जो है परिभाषित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन के हानि के रूप में, यानी कि धातुएं जो है ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, हानि होती है। अगला सवाल है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है कहाँ में? अगर नायलॉन 1.96 × 10⁻8 जो है मीटर पर सेकेंड, वही आप जल में देखेंगे तो 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कांच में देखेंगे तो 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो जल में जो है अधिकतम होगा दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्नों को देखें। विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो विद्युत अलार्म में वोल्टाइज सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है?
तो प्लाज्मा अगर देखेंगे तो रक्त का लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में जो है 90% भाग क्या रहता है, जल ही रहता है। अगला सवाल है, कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? तो आलू अगर बात करेंगे तो आलू कंद है, और हल्दी अदरक देखेंगे तो प्रकंद है, और जो है लहसुन प्याज देखेंगे तो शल्ककंद है, और बैंडा केसर धनकंड है। अगले सवाल को देखें, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। यदि उसने 5.5 रुपया 5.5 रुपये खर्च किए तो उसके बटुए में कितने धन बचे हैं? यानी कि 50 पैसा के 75 हैं, ये 15 हैं, तो 15 गुना 15 ये गुना कितना करेंगे 50, तो 15 पचे 75, यानी कि 750। अब इसमें 100 से भाग देंगे तो 7.50। अगर उसने 5.50 खर्च कर दिया तो कितना बच गया उसके पास? 2 रुपया बच गया है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100 सेंटीमीटर वृद्धि किए जाने पर इसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अगर वर्ग के भुजा देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर 100% है शुरू में, अगर आपने इससे भुजा स्क्वायर करेंगे 100% वृद्धि, तो 200/100 गुने 200/100, 4 शून्य ख़त्म, तो 2 शून्य इधर से 2 इधर से, 2 दूना 400 हो गया। 100 था पहले, 400 अब हो गया, तो वृद्धि हो गया 300%। अगला सवाल है, यदि एक नहर की खोदाई में 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने समय में? अब देखिए 50 गुने 4 करेंगे, बटे भाग देंगे 30 से, ये शून्य कट गया। अब बचा है 20/3, तो 6.2/3, तो 2/3 को भी मिनट में बदलना है, तो 60 से हम गुना करेंगे ऊपर में, तो 20 दिया 60, तो 6 मिनट 20 दूना 40, 6 घंटा और 40 मिनट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 180 मीटर की लंबे प्लेटफॉर्म को 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा? तो ये कुल कितना दूरी तय किया? रेलगाड़ी अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय किया 18 सेकेंड में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 यानी 330 होगा बटे 18। अब गुना करना है 5 बटे ये जो है 18/5 से, क्योंकि घंटा मांग रहा है आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 ये कट जाएगा। 18 5 6 के 30 और 5 6 के 30, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 5000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? 75% खर्च किया तो बचा उसके पास कितना? 25%, और उसका मासिक आय कितना है? 100%। 100% में 75 खर्च किया, 25 बचा, तो कुल के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 25 दूने 50, यानी 200 बार में कटा है, तो 2 पर जो है 4 शून्य, ऑप्शन बी में है। अगले सवाल को देखें, यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पेन का मूल्य क्या है? अगर पेन के मूल्य हमने 20 रुपया माना और 20% हानि होगा, क्योंकि पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो 80/100, ये 2 शून्य कट गया, तो बराबर 16, यानी 16 रुपया मेरा विक्रय मूल्य आ गया, बच गया, यानी कि 20 ऑप्शन को रखने से आ गया। अगला सवाल देखें, एक संख्या का 19.6% इतना है, तो उस संख्या का 180% क्या होगा? अब देखिए 19.6% है, तो यहाँ पर 100 नीचे होगा, ये दशमलव उड़ेगा, तो यहाँ पर नीचे में फिर 1 शून्य आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव उड़ाए हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 637 और बटे 1000। अब 1000 यानी 3 शून्य नीचा ख़त्म, एक संख्या का, यहाँ से माना हमने कि x का। अब इतना आ गया, तो अब आपको याद रहे कि क्या हो जाएगा, 100 ऊपर में रहेगा 637
37/196 का 180%, 180/100। अब इसका इतना निकालिएगा तो आपका 5.85 आ जाएगा। राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है, इस श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी? यहाँ से 6 घटा 72, 72 से 6 घटा 66, 70 से 9 घटा तो 61, 61 से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 52। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 1/9 को 1/81 लिखा है तो 1/13 को 1/169 लिखेंगे क्योंकि इसी का स्क्वायर कर दिया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सोशल को OCL लिखा है तो ड्राइवन को क्या लिखा जाएगा? OCIAL, और एस को अंतिम में लिखा है तो अपना भी डी को अंतिम में लिखेंगे, RIVEND। अगला सवाल देखें, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिकों ने अपना पंजीकरण किया है? तो ई श्रम पोर्टल पर जो है पंजीकरण किया है कुल 10 करोड़, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के लिए CPI मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो CPI मुद्रास्फीति जो है 2021-22 के अनुसार कितने रहने की अनुमान बताया जा रहा है? तो हो जाएगा 5.3%। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन समय समय पर वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है? तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP गणना करने की विधि नहीं है? तो GDP जो है गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, ह्रासमान विधि से जो है गणना नहीं की जाती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये पुस्तक है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, तो ये लिखा गया है किनके द्वारा? तो एडम स्मिथ के द्वारा। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ज़रा देखा जाए। कहता है आयुष्मान सहकार योजना ये भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यही बात आपका गलत है क्योंकि यह राष्ट्रीय सहकारी निगम के द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय सहकारी निगम के द्वारा ये चलाया गया था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगले विकल्प को देखें कि वह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है, यह सही बात है। और यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीनीकरण को शामिल करती है, ये भी बात सही है। और यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार की गई है, ये भी बात सही है, तो ए विकल्प हो जाएगा जो गलत था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, तो इनके सिफारिश पर जो है केंद्रीय करों में विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सेदारी, तो केंद्रीय करों में जो है बिहार का जो हिस्सेदारी है 10.06%। अगले सवाल को देखें, PM केयर फंड के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो PM केयर फंड के बारे में ज़रा देखा जाए। कहता है ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, ये बात सही है। और इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है, यानी कि अपने स्वेच्छा के अनुसार योगदान कर सकते हैं रुपये, तो ये भी बात सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है, ये भी बात इनके बारे में सही है। और इसमें कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है क्योंकि बजट में इसके लिए कोई सहायता नहीं है, ये बात सही है। तो इसीलिए जो है यानी सभी विकल्प सत्य है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवालों को देखें। कहता है नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। अगर आप नगद आरक्षित अनुपात को कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, ये बात सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है।
और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही है। यानी कि ये चारों कथन सही है, तो आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला सवाल देखें। आय में वृद्धि के साथ जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे क्या कहते हैं? तो आय में वृद्धि के साथ जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे हम प्रतिगामी कर कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सागरमाला परियोजना को अगर बारे में देखेंगे तो ये जो इसकी संबंध जो देखेंगे तो नए बंदरगाहों का विकास भी है, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण भी है, और राजमार्गों का विकास और सड़क विकास है, और भारत की तटीय सुरक्षा भी इसमें है। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी विकल्प जो हैं सही हैं। स्वतंत्र भारत के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी थी? स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है लोकसभा चुनाव 1952-51 में हुआ था, तो उसमें कुल जो है 14 पार्टियों जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में था। अगले सवाल को देखें। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन शामिल हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव में देखेंगे कौन सम्मिलित हैं, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बात सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही हैं। विधानसभा के सभी सदस्य, ये गलत हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, ये भी गलत है, क्योंकि विधानसभा के भी जो है निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। तो आंसर ई हो जाएगा। मुख्य रूप से जो है कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यह राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। सभी सदस्य किसी में नहीं होगा, निर्वाचित केवल। संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है अभी तक में? तो संयुक्त बैठक जो है 108 अनुच्छेद में है, और ये बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अभी तक में 3 बार हुआ है, 1961, 78 और 2003 में। अगले सवाल को देखें। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो संवैधानिक संशोधन के लिए जो है साधारण सा बहुमत चाहिए एक नए राज्य के निर्माण के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण के माध्यम से जो है अधीनस्थ न्यायालय के पर जो है परीक्षण करती है सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लंबित मुकाबले को जो मुकदमे को जो है अपने पास भेजने को कहते हैं। और अगले देखिए विकल्प, तो परमादेश, इसके अनुसार से कोई भी व्यक्ति कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं कि हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा हो गया कि आप किस अधिकार से यह काम कर रहे हैं, आपको ये किसने काम करने के लिए अनुमति दी है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया सशरीर उपस्थित होना। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उत्तर हैं, दक्षिण है, मध्य है, पूर्व है, पश्चिम है। तो इस प्रकार से बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के हिस्से हैं। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा ही। तो ये बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पूर्व ही पेश किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति। इन्हीं के द्वारा जो है इसी के द्वारा नियुक्त प्रशासक उस पर शासन करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ये बात सही है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकार किए जाने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये भी बात सही है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि यह धन विधेयक है, ये भी बात सही है। और धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, ये भी बात सही है। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कथन सही हैं। अगला सवाल, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करना है। एक तरफ गुप्त शासक है और एक तरफ जो है उपाधि लिए गए हैं वो है।
तो अगर देखेंगे हर्षगुप्त, तो इन्होंने वीर योद्धा का उपाधि धारण किया था। हर्षगुप्त जो है वीर योद्धा का उपाधि धारण किया था। फिर अगर आप देखेंगे कुमारगुप्त, तो ये महाराजाधिराज की उपाधि, और जीवित गुप्त ये राजाओं के सिरमौर यानी कि क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि, और आदित्य सेन जो है परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि। अगले सवाल को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ बौद्ध संगीति है, एक तरफ उसके अध्यक्ष हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकाश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। तृतीय के मोगलीपुत्तिस, चतुर्थ के वसुमित्र। और बात करें कहाँ कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन कश्मीर में। अगला सवाल है, बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो मराठों को पराजित किया था फतवा के समीप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्नों की बात करें तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, और बात करें मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। तो आपको लेकिन बी विकल्प सत्य हो जाएगा क्योंकि अकबर मौजूद नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। रामपुरवा बिहार से हैं, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार से हैं, जबकि रोमिनदई अभिलेख ये जो है नेपाल के तराई भाग से प्राप्त हुए हैं। रोमिनदई नेपाल के तराई भाग से। ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने किया? ओदंतपुरी महाविहार या फिर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय महाविद्यालय का स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया। और बात करें धर्मपाल के द्वारा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? असंख्य शत्रुओं का विजेता कृष्णगुप्त को कहा जाता है। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे चार्ल्स इलियट। अगले सवाल को देखें। बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षक का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षक यानी कि वो सबसे पहले वाले जो है शिक्षक बचपन के, तो वो थे जयपाल गुरु। और गुरु रहेगा या फिर शिक्षक तो आनंद पांडे, लेकिन प्रारंभिक रहेगा तब होगा जयपाल। अगला सवाल है, गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब किया? तो चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। इसके बाद 1918 ईस्वी में गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। राजेंद्र प्रसाद किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु या देश रत्न कहा जाता है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था। लेकिन बिहार में जो है कब किया गया था? तो 28 नवंबर 1940 को। अगला सवाल है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्यारे लाल। अगला सवाल है, सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? तो सतयुग नामक पर जो है पत्रिका का प्रकाशित ये था पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। अगले सवाल को देखें। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्नलिखित में से कौन थे? खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे व्यक्ति? तो सरकार बनाने के लिए दिया गया था मोहम्मद यूनुस को। किस राज्य ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली की समस्या के समाधान हेतु पराली को पौष्टिक पशु चारे में परिवर्तित करने की योजना है?
तो पराली की समस्या के लिए पराली को पौष्टिक पशु चारे के रूप में परिवर्तित करने की योजना बिहार सरकार की ही है। अगला सवाल देखें, सम्मिलित करना है, एक तरफ पर्यटन स्थल है, एक तरफ जो है उसकी अवस्थिति। तो राम रेखा कहाँ पर है, तो बक्सर में है, ये तो सम्मिलित है। लाचौर कहाँ पर है, तो लाचौर भाई हो जाएगा कटिहार में। जमुई गलत है, लाचौर कहाँ पर होगा, कटिहार में, तो ये गलत था। और मंदार पर्वत बांका, ये सही है। और सहलेश्वर कहाँ पर है, तो सहलेश्वर जो है ये सीतामढ़ी में है, न कि गया में, सीतामढ़ी में है। तो इसलिए राइट आंसर ये भी गलत है, तो ई हो जाएगा। 2 सही है और 2 गलत हैं। अगला सवाल देखें, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए गए हैं, तो सहरसा जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए गए हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे कम है। अगर लिंगानुपात देखेंगे तो सर्वाधिक गोपालगंज में है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वेटलैंड एशिया की झील कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वेटलैंड जो है तो यह है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है, बिहार में। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत है जहानाबाद में। अगर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत को देखेंगे तो हो जाएगा जमुई। जमुई में प्रतिशत सर्वाधिक वन आवरण है, कम है जहानाबाद में। बिहार राज्य के किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है, तो बिहार राज्य के किस उद्यान को, तो यह है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को जो है राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया। बिहार विकास मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई, बिहार विकास मिशन की स्थापना 2016 ईस्वी में की गई थी। बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है, तो औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई है मगध स्टॉक एक्सचेंज, और ये बिहार की। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार बजट 2021-22 के संदर्भ में औसत कथनों की पहचान करना है। तो बिहार बजट 21-22 के तहत देखें तो बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी, ये बात सही है। राजगीर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित, ये भी सही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 110 करोड़ दिए जाएंगे, ये भी सही है। महिला उद्यमियों को 9 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि महिला उद्यमी को जो है 9 लाख नहीं बल्कि 5 लाख दिया जाएगा। तो डी विकल्प ही गलत था आपका। हाल ही में संपन्न बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ईवीएम के किस मॉडल का प्रयोग किया गया, तो बिहार में जो पंचायत राज चुनाव हुआ था इसमें ईवीएम के M2 मॉडल का प्रयोग किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया था 14 जुलाई 1942 को, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्ताव किया गया था। अगला, और इसने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें जो है सहयोग किया था, इसमें सहमति जताई। अगला सवाल देखें, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, तो मौर्य काल में चांदी और तांबा और सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्के को रुपयक या फिर पन कहा जाता था। परिशिष्ट प्रवन निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो परिशिष्ट प्रवन जो है ये हेमचंद्र की रचना है। निम्नांकित किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर के द्वारा किया गया था, तो सर जॉन शोर ने जो है अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं, इसकी जो है विरोध किया गया था कि जो है ज़मीन की स्वामी ज़मींदार होंगे, लेकिन कर जो है उन्हीं से जो है लिया जाएगा, ना कि कृषकों से। तो यही बात के लिए जो है ये इसका विरोध कर रहे थे। और रही अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था, और रेतवारी हेक्टर मुनरो एवं रीड के द्वारा, और माहलवारी व्यवस्था हॉल्टे मैकेंजी के द्वारा। ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा किस राजवंश ने प्रारंभ की, तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहन वंशों के द्वारा किया गया था। और इसे ये जानकारी जो है
नानाभाती अभिलेख से मिलती है, नानाघाटी अभिलेख से। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी, तो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी दार्शनिक विचारधारा का विकास। अगले सवाल को देखें, किसे तुर्क अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है? तो तुर्क अल्लाह के नाम से जो है जाना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को जो है तुर्क अल्लाह के उपाधि दिया था बाबा फरीद ने। अगले सवाल को देखें, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? भूमि की माप की आदेश देने वाले पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई थी? फांसी की सज़ा जहांगीर ने अर्जुन देव के लिए सुनाई थी, क्योंकि इसने खुसरो का जो है अपने पिता के जो है भड़का दिया था पिता के खिलाफ। और तेग बहादुर की हत्या के लिए जाने जाते हैं औरंगजेब को। सिखों में कुल 10 गुरु हुए, 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी कर जो है नहीं लगाया? अलाउद्दीन खिलजी चराई कर, खराज कर, घाड़ी कर लगाया था, और ये किस्मत एक खोती नहीं लगाया था। अगला सवाल है, हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो हुन आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय में, और ये जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में है। और बात करें अशोक की अभिलेखों की, तो इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक इत्यादि जो है लिपि का प्रयोग किया गया था। तो अशोक के जो है शिलालेख की खोज 1750 में पादरती पेंटलर ने किया, और 1837 में सर्वप्रथम अभिलेख को या फिर ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या था? जजिया, ज़कात और खराज दिल्ली सल्तनत के काल में प्रचलित था। जजिया कर तो धार्मिक कर था, ब्राह्मणों से लिया जाता था, और ये खराज कर्ज जो है ये लिया जाता था मुस्लिम किसानों से एकत्रित भूमि पर। तो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था, मुस्लिम से, और गैर मुस्लिम से जो है ज़कात कर्ज लिया जाता था। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, बृहदारण्यक उपनिषद। और आपको बता दें कि उपनिषदों की संख्या 108 हैं। अगले सवाल को देखें, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि था अब्दुल रहीम खान एक खाना, हिंदी कवि था, और इसके दरबार में तो नवरत्न रहता ही था। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया? तो लाल कुर्ती दल की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। व्यपगत सिद्धांत को पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य विलय नीति, ये जो है डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था, डलहौजी के द्वारा। और ये सबसे पहले 1848 में सतारा को जो है अंग्रेजी राज में मिला दिया था, राज्य विलय नीति का शिकार। अगला सवाल, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एहसानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कूका आंदोलन नॉर्थब्रुक के समय, ये सही है। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय सही है। पोलीगारो का विद्रोह बेलेजली के समय, ये भी सही है। और पाइका विद्रोह जो कि उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था, तो ये 1817 में हुआ था। और ये जो है इसकी बात करें तो 1817 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में नहीं, बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, जो कि इसका कार्यकाल 1813 से 23 तक रहा था। ये अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित नहीं था? बात करें
दिल्ली षड्यंत्र की तो 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा से। तो यही जो है दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमित चंद्र थे, अवध बिहारी थे और ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे और चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं थे। तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2 थे और 2 नहीं थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस छोड़ दिया था? जब खिलाफत आंदोलन और उसके बाद बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इनके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, लेकिन इसकी पुष्टि नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में जब पुष्टि लिया गया था असहयोग आंदोलन का, तो एनी बेसेंट, अली जिन्ना, ये सब जो है कांग्रेस से विरोध हो गए थे और ये अलग हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन है? तो वेदों का एक संकलन है मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन जो है वेदों का संकलन है, जो कि संकलित किया गया था दाराशिकों के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा दिया गया? ये यहाँ पर जो है गलत है। दिल्ली चलो का नारा 1943 में आज़ाद हिंद फौज के सेनापति जो थे सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, लेकिन ये दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो ये है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये अक्टूबर 1940 में चलाया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। अगले सवाल को देखें, इनमें से किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है? बंगाल की बाइबिल कहा जाता है आनंदमठ उपन्यास को, और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम आनंदमठ से ही लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा निर्मित है, रचना किया गया है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।